तो ये चैप्टर में याद रखना, चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। क्या क्या चीजें याद रखनी है? नंबर 1, सबसे पहले प्लैंक के इक्वेशन सारे याद रखना। E is equal to hc by lambda, this is the energy of a photon। याद रखना ये फोटोन की एनर्जी है, इट इज नॉट द एनर्जी ऑफ अ मटेरियल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एंड ऑल, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं है। if n number of photons are there, E is equal to nhc by lambda। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो सकती है अगर इफ इट इज कमिंग फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, ठीक है, E is equal to hf, उस तरह से हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे n इंडिकेट करता है नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर 2, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, इसलिए फॉर्मूला होगा hc by lambda t फॉर n नंबर ऑफ फोटॉन्स, P is equal to nhc by lambda t। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पावर। n अगेन इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स और p यहाँ पे जो है वो है पावर। तो देखा, दिस इज पावर। फॉर्मूला नंबर 3, द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी, I is equal to E by AT is equal to hc by lambda AT for n number of photons, I is equal to होगा nhc by lambda AT। ये सारी की सारी प्लैंक की फॉर्मूला है। दिस इज इंटेंसिटी, ऊपर जो सब लिखा हुआ है दैट इज एनर्जी एंड पावर। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया? जल्दी से बताओ, ले लिया होगा इतनी देर में। नंबर 4, आइंस्टाइन का फॉर्मूला k is equal to E minus 5, very 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 important formula। फिर k is the kinetic energy of photoelectrons emitted। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है k, जिसका वैल्यू हो सकता है हाफ mv² या फिर हो सकता है p²/2m या हो सकता है EVO। ठीक है, दिस ऑल आर द इक्वेशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे p होता है मोमेंटम। VO को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। याद रखना ये काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग एनर्जी भी बोलते हैं, बिकॉज जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी एनर्जी चाहिए होगी उसको रोकने के लिए। दिस आल्सो कॉल्ड स्टॉपिंग एनर्जी। T की वैल्यू होती है hc by lambda, hf। यहाँ पे भी याद रखना, ये सारे जितने भी इक्वेशन है यहाँ पे NHF c by lambda जहाँ भी दिख रहा है ना वहाँ पे हम लोग f लिख सकते हैं। ठीक है, NHF by t यहाँ पे भी f लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी is equal to hc by lambda is equal to hf। this is what energy applied, जो एनर्जी हम लोग अप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, दैट इज E, और उसकी वैल्यू होती है hc by lambda is equal to hf। फाई को जो है इट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक इलेक्ट्रॉन आउट, इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बोलेंगे वर्क फंक्शन। इसकी वैल्यू होती है hc by lambda o या फिर hfo। यहाँ पे lambda o होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड fo इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, इसे थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट, ये था फॉर्मूला नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, डी ब्रूगली।
डी ब्रुगली का इक्वेशन ये होता है लैम्बडा इज इक्वल टू h by p, we can write h by mv, we can write is h by root of 2 mk, where k is called kinetic energy, where this is equal to, ये सारी की सारी लैम्बडा की फॉर्मूला, ठीक है, all the formulas of de Broglie wavelength. We write lambda is equal to h by root of 2 mev, 2 mev, ये ev कहाँ से आया, तो ये जो दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी, ये k जो दिख रहा है उसकी जगह मैंने लिखा ev. ओके, देन ये भी लिख सकते हैं लैम्बडा इज इक्वल टू h by root of 2 mv भी बोल सकते हैं, where q is again the energy, sorry, q is the charge and v is the potential. याद रखना ये जो v है वो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल. ओके, और ये है चार्ज, इस चार्ज. अगर इलेक्ट्रॉन की बात चल रही हो तो चार्ज हो जाता है E, इसीलिए इस फॉर्मूला में हमको दिख रहा है E, ठीक है, क्योंकि जगह हम लोग E भी लिख सकते हैं. तो द फॉर्मूला ऑफ डी ब्रुगली इक्वेशन, इसमें याद रखना काइनेटिक एनर्जी जो है K इज इक्वल टू F/2 kBT होता है. ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव लेवल में काम आ सकता है. Kinetic energy is equal to F/2 kBT, and F is called degrees of freedom and T is called temperature. गुजरात बोर्ड के लिए इतना याद रखना that kinetic energy is directly proportional to temperature. क्या होता है? Kinetic energy is directly proportional to temperature, इसीलिए lambda is inversely proportional to root of temperature. तो वो एटम्स या मॉलिक्यूल जैसा कुछ भी बोला हो, अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, इमेजिन दिस इज सपोज अ रूम, ठीक है, रूम के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भरे हुए, अगर ये रूम का टेम्परेचर बढ़ा दे तो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? बोलो, व्हाट कैन वी से अबाउट द काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी? बोलो, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है वेलोसिटी का? बढ़ती है या कम होती है? इमेजिन जैसे पानी भरा हुआ है, पानी, और फिर इसको ऐसे गर्म कर देते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एकदम स्टेशनरी हो जाएंगे या फिर फास्ट मूव करेंगे? yes they will move faster, velocity will increase. सही आदित्य, तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होगी. अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यानी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो तो मोमेंटम इंक्रीज होगा. तो इमेजिन मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो लास्ट वाला इक्वेशन, लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी. ठीक है, लैम्बडा जो है वो टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रूट ऑफ टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शनल है. ये इक्वेशन ऐसा भी बोल सकते हैं, VRMS का इक्वेशन होता है VRMS इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 kBT by m, रूट ऑफ is the equation of velocity. इस इक्वेशन से पता चलता है वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, और यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो लैम्बडा के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो भी हमको ये वाला रिजल्ट मिलेगा. ओके, तो कुछ भी हो जाए ये वाला रिजल्ट याद रखना, लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी. नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5, दैट इज ऑफ ग्राफ. ये ग्राफ बहुत परेशान कर देते कभी कभी. ग्राफ के लिए, ग्राफ में याद रखना क्या लिया जाता है, ऑन y एक्सिस ऑलवेज देयर इज इलेक्ट्रिक करंट. ये v वर्सेस I यानी वोल्टेज वर्सेस करंट का ही ग्राफ होता है. ठीक है, ये होता है ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस करंट. यहाँ पे लिया जाता है करंट, यहाँ पे होता है वोल्टेज. याद रखना करंट एंड वोल्टेज. ओके, और मैंने जो स्टोरी बताई थी आप लोगों को फिर से बता देता हूँ. गांधी जी ने बोला था आई फॉर आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, या ऐसा कुछ. ठीक है, आई फॉर आई किसने बोला था? गांधी जी ने. ओके, यानी मैं अपने झगड़े में, जैसे मैं आपकी एक आंख फोड़ दो, आप मेरी एक आंख फोड़ दो, फिर मैं आपकी एक और आंख फोड़ देता हूँ, ऐसा करते करते सब हम लोग अपने अपनी आंखें फोड़ देंगे तो द होल वर्ल्ड विल गेट ब्लाइंड. यानी बदला नहीं लेना चाहिए, ऐसा बोलना चाहते थे. ऐसे आंखें फोड़ने वाली बात नहीं है, बदला नहीं लेना चाहिए. दैट वाज गांधी जी सेइंग. बट यहाँ पे हमको जो काम आने वाला है वो याद रखना, आई फॉर आई यानी करंट तभी चेंज होगा जब इंटेंसिटी चेंज हो. याद रखना, बाकी कुछ भी चेंज नहीं
चेंज करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। करंट चेंज होगा व्हेन इंटेंसिटी चेंजेस। फ्रीक्वेंसी चेंज करो करंट चेंज नहीं होगा, वेवलेंथ चेंज करो करंट चेंज नहीं होगा, एनर्जी भी जो इंसिडेंट है वो चेंज करने पर भी करंट चेंज नहीं होगा, ठीक है। करंट को चेंज करना हो इंटेंसिटी चेंज करनी है, तो याद रखना करंट आई फॉर आई, यही याद रखना है। तो ग्राफ इसका ऐसा है, अगर ग्राफ ऐसे शुरुआत में लीनियर होता है, इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ ओम्स लॉ, क्योंकि ग्राफ हमेशा लीनियर नहीं होता है, वो यहाँ से प्रूव हो जाता है। चलो मान लो दूसरा ग्राफ ऐसा है, मजा नहीं आया ग्राफ में, थोड़ा यहाँ तक तो सेम रहना चाहिए, उसके बाद ऐसा चेंज हो जाता है। बताओ ये वाले केस में दिस इज VO1 एंड VO2, क्या चेंज हुआ ये बताओ। इंटेंसिटी चेंज अलग अलग होगी इन दोनों की, या फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। ये दो मैंने जो बनाए हुए हैं इन दोनों के यहाँ पे मिल जाते हैं, दोनों ये मिक्स है यहाँ पे, तो इन दोनों की क्या अलग अलग होगी, इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी। बोलो, रेड वाले की और ब्लू वाले की इंटेंसिटी अलग अलग होगी या फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। याद रखना यहाँ पे दो ग्रुप है, टू ग्रुप्स, यहाँ पे आई आई यानी इंटेंसिटी, करंट एंड नंबर, ठीक है। इंटेंसिटी चेंज करोगे तो करंट चेंज होगा और उसके जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उसके नंबर भी चेंज होंगे। दूसरी साइड होती है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो एनर्जी चेंज होगी, तो एनर्जी इंसिडेंट, ठीक है, एनर्जी इंसिडेंट चेंज होगी। एनर्जी इंसिडेंट चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड चेंज हो जाएगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों टेबल्स अलग अलग है। अगर कोई बोले भाई करंट चेंज करने से एनर्जी इंसिडेंट होगी, नो। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड डिपेंड्स ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, नो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है ध्यान से देखो। आई इज व्हाट, आई इज करंट, याद रखना ये करंट होता है, करंट कांस्टेंट है। अगर करंट कांस्टेंट है तो ये तीनों चीजें कांस्टेंट होगी, ठीक है। इंटेंसिटी, करंट एंड नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये तीनों चीजें कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी। सो इफ पहले वाले की फ्रीक्वेंसी है f1, दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी है f2, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज होगी। मतलब किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी कम होगी, बताओ f1 ज्यादा होगा f2 ज्यादा होगा। विच फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर, f1 या f2। F1. नहीं, f2 ज्यादा होगा। Okay, f2 frequency will be greater because it is having more stopping potential. Okay, तो जिसका देखो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो साथ में एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। तो ये वाला ग्राफ याद रखना। और दूसरी तरफ ग्राफ ऐसा होता है, अगर मैं इंटेंसिटी को चेंज करता हूँ तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। तो ये वाले केस में क्या होगा, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड वाली जो चीज है वो चेंज नहीं होगी। यहाँ पे VO क्या चेंज हुआ यहाँ पे, इस करंट, दोनों करंट अलग अलग है I1 एंड I2, तो इन दोनों की इंटेंसिटीज भी अलग अलग होगी। ओके, तो ये दोनों ग्राफ याद रखना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ सकते हैं फिर ऐसे ही आ सकते हैं। सो VO को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, आई इज करंट। और याद रखना ये करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ है, यहाँ पे भी करंट वर्सेस वोल्टेज थियरी में भी जब ड्रॉ करो तो यहाँ पे मेंशन कर देना दिस इज करंट। कौन सा करंट, फोटो करंट, दिस इज फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और ये जो है वो वोल्टेज अप्लाइड है। नेक्स्ट देखते हैं आगे,
इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, हाइजेनबर्ग है। एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो। हाँ सर, वो स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी वाला याद नहीं आ रहा है। हाँ, स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी कैसे रिलेटेड है, देखो जैसे इमेजिन दिस इज सपोज कैथोड रे ट्यूब, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें प्रेशर बहुत ही लो हो, वोल्टेज बहुत ही हाई हो। ये फोटो सेंसिटिव प्लेट, लेफ्ट हैंड साइड वाली प्लेट फोटो सेंसिटिव है। इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं विद द बैटरी वायर वायर, कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने। जैसे कनेक्ट करेंगे, द लाइट इज इंसिडेंट, यहाँ से जब लाइट आएगी ऐसे, ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसे, पहले ऐसा रखते हैं फिर बाद में वैसा रखते हैं। जैसे जैसे ही लाइट आएगी, व्हेन द लाइट गेट्स इंसिडेंट, तो यहाँ से क्या एमिट होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। ठीक है, 4 फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं फॉर फ्रीक्वेंसी f1। फॉर फ्रीक्वेंसी f1 4 नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, जिनकी एनर्जी है मान लेते हैं 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल, ऐसा कुछ भी, ऐसे कुछ भी मान सकते हैं। अभी तो इतना इतना जूल मान लेते हैं, ठीक है, इतना होता नहीं है, इतनी जूल एनर्जी है सपोज। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता हूँ, फ्रीक्वेंसी f1 की जगह में कर देता हूँ फ्रीक्वेंसी f2, ओके, इफ आई एम इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो 4 ही रहेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बाहर नहीं आएंगे, बट होगा क्या, इन लोगों की एनर्जी बढ़ के आएगी, जैसे 11 का 13 होगा, इसका 14 या 18 या इसका 20, ऐसा कुछ भी, ठीक है, इन लोगों की एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो इन लोगों की एनर्जी बढ़ जाएगी। वो इलेक्ट्रॉन दौड़ते हुए जा रहे हैं इसकी तरफ। अगर मान लो मैं पोटेंशियल ऑपोजिट डायरेक्शन में दे देता हूँ, ठीक है, तो पोटेंशियल अप्लाइड इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी लाइक दिस, तो इन सबको स्टॉप करने के लिए भी ज्यादा पोटेंशियल चाहिए होगा, ठीक है, मोर एनर्जी नीडेड टू स्टॉप देम। ओके, तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी हम लोगों ने, तो एनर्जी इंसिडेंट बढ़ेगी। ओके, एनर्जी इंसिडेंट बढ़ेगी तो बाहर आने के बाद उन लोगों के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर बाहर आने के बाद ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो तो उनको स्टॉप करने के लिए भी ज्यादा एनर्जी चाहिए, जिसे बोलते हैं ईवीओ। तो ये सब के सब ज्यादा हो जाएंगे, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है इधर, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी इंसिडेंट बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ओके, याद रहेगा अभी, क्लियर। यस सर, क्लियर, याद रहेगा। और अगर मान लो इंटेंसिटी चेंज करेगी तो क्या होगा, बोलो। इसी केस में पहले इंटेंसिटी थी I1, अगर मैं इंटेंसिटी I1 की जगह में I2 कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ इंटेंसिटी, तो क्या होगा, I1 पे 4 निकल रहे थे जिनकी एनर्जी थी 11 12 13 14, ऐसे इमेजिन कर लेते हैं, तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे क्या चेंज आएगा इसमें, करंट करंट क्या बढ़ेगा। चेंज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ये 11 12 13 14 ये वाली एनर्जी चेंज होगी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। वेरी गुड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, ठीक है, बाकी उनकी एनर्जी जो है उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। इसलिए इंटेंसिटी अगर मैंने चेंज कर दी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो करंट बढ़ेगा। कैसे, बिकॉज आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी, और क्यू की वैल्यू होती है एनई, इसलिए हो जाएगा एनई बाय टी, तो नंबर भी उसके साथ बढ़ जाएंगे। तो ये वाला सीक्वेंस याद रखना, और ये वाला भी। इसके बाद हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ये कहता है that we cannot find out simultaneously the momentum and
पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल स्टेबल। ये हाइजेनबर्ग का स्पेलिंग गलत हो गया, सॉरी, HEI आएगा, यस अब सही। सो क्या होता है, डेल्टा P डेल्टा X is equal to H by 2 pi. Delta P is called the uncertainty in the momentum और डेल्टा X क्या होता है, it is position। तो डेल्टा P डेल्टा X is equal to, याद रखना क्या होता है, H by 2 pi। ये वाला फॉर्मूला हमको याद रखना और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें कभी कभी जब वैल्यूज पुट अप करने की आए तो वी कैन राइट mvx is equal to H by 2 pi। m क्या होता है यहाँ पे, मास, v is the velocity एंड x is a position। जो भी दिया होगा वैल्यू पुट अप करके आपको जनरली आंसर फाइंड करना होता है। ओके तो बस और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। एक और चीज याद रखना, एक एक्सपेरिमेंट है जो हमारे सिलेबस से कैंसल्ड है, बट उतना भी वो टफ नहीं है। कॉन्सेप्ट याद रखना, इट इज ऑफ डेविस एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट। डेविस एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट, अभी के लिए इतना याद रखना। डेविसन और जर्मर ने डी ब्रुगली का ये जो इक्वेशन है उसका प्रूफ दिया था, ठीक है। प्रूफ ऑफ डी ब्रुगलीज इक्वेशन वाज गिवन बाय डेविस एंड जर्मर। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, बट अगर ऐसा लिखा हो भाई इन डेविस एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ऐसा ऐसा कुछ होता है, तो डेविस एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में आपको डी ब्रुगली वाले सारे इक्वेशंस लगाने, इतना याद रखना। ओके, बिकॉज कभी कभी क्या करते हैं, वो डी ब्रुगली का नाम नहीं लेते, ऐसा लिख देते भाई इन डेविस एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज दिस मच, मास इज दिस मच, फाइंड आउट द वेवलेंथ। ओके, तो फिर आपको सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज करके फाइंड कर लेना। ओके, तो डेविस एंड जर्मर gives the proof of डी ब्रुगली। और इन लोगों ने क्या प्रूव किया था, that इलेक्ट्रॉन जो मैटर है वो वेव की तरह बिहेव करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव एज अ वेव, ऐसा डेविस एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। चलो अभी आगे देखते हैं। यस, तो ये वर्कशीट में विल सॉल्व एमसीक्यूज में कुछ करा रहा हूँ, दे आर इन द मल्टीपल्स ऑफ 3, बाकी सारे एमसीक्यूज आपको अपने आप सॉल्व करने हैं। लेट्स सॉल्व दिस वन। A proton accelerated by a potential difference of 100 volt। V दिया हुआ है 100 वोल्ट, याद रखना है पोटेंशियल है, वेलोसिटी नहीं है। अब डी ब्रुगली वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा 0 दिया हुआ है, अल्फा पार्टिकल बोला हुआ है, ये पहले प्रोटॉन था, ठीक है, प्रोटॉन की बात चल रही थी। अगर प्रोटॉन हो तो चार्ज कितना होता है, Q इज इक्वल टू E होता है। अब बात करें अल्फा पार्टिकल की, अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल, उसके लिए भी पोटेंशियल सेम है 100 वोल्ट। उसके लिए डी ब्रुगली वेवलेंथ क्या होगी, ये हमको फाइंड करना है। ओके, तो दिस इक्वेशन, ये जो ये न्यूमेरिकल है एमसीक्यू, उसके अंदर सीधा we have to find out the relation between charge, mass and potential, because प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का क्या अलग अलग होता है, मास अलग अलग होता है और चार्ज अलग अलग होता है। तो मास और चार्ज के टर्म्स में डी ब्रुगली इक्वेशन पहले लिख देते हैं। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है, h बाय रूट ऑफ 2 mv3, याद आया, अभी थोड़ी देर पहले ही कराया था। ओके, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय रूट ऑफ 2 mv3। सो लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ 1 बाय रूट ऑफ मास इंटू चार्ज, बाकी सब तो सेम है। तो लैम्बडा ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, इट विल बी रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा चार्ज ऑफ अल्फा, दैट विल गिव मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज E डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा, इट इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, पता है ना मास ऑफ अल्फा कितना होता है, इट इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज ऑफ अल्फा कितना होता है, इट इज 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यानी यहाँ पे लिखेंगे 2E। अब जो कट होता है वो कट कर देते हैं, ये E MP MP कट, तो 1/8 का रूट यानी 1/2 रूट 2 होगा, तो दिस विल बिकम आवर आंसर। ओके, ये लैम्बडा पी को फिर ऊपर ले जाएंगे, वी गेट दिस टू बी द आंसर। क्लियर हो गया, कुछ डाउट है? When a point source is kept
at a 20 centimeter distance from a photocell, stopping potential is VO. तो 20 सेंटीमीटर पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है VO, when the source distance is changed to 1 meter. चलो सोर्स का डिस्टेंस चेंज करने से क्या चेंज होता है? इमेजिन सपोज इज अ लाइट, इज अ बल्ब, इनसे लाइट बाहर निकल रही है, पहले एक प्लेट दूर है, अगर वो प्लेट को मैं नजदीक ले आता हूं तो क्या चेंज होगा? बोलो व्हाट विल चेंज? यानी इस पे जो इंसिडेंट हो रहे हैं उसकी एनर्जी चेंज होगी या इंटेंसिटी चेंज होगी, ये बताओ. व्हाट विल चेंज? एनर्जी इंसिडेंट ऑन दिस प्लेट तो फिर इंटेंसिटी नजदीक लाने पे. अभी करके देखना, टॉर्च वेब पे टॉर्च करके दीवार पे रखना, तो जब टॉर्च बहुत ही नजदीक होगी एट दैट टाइम यू विल सी अ मोर इंटेंसिटी ऑफ लाइट. समझ में आ रहा है? जैसे जैसे दूर जाओगे ना वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल डिक्रीज. ओके, एनर्जी इंसिडेंट हो रही है वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, यहाँ पे इंटेंसिटी चेंज होगी. आदित्य सही है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज चेंजिंग. तो चलो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं. व्हेन पॉइंट सोर्स इज केप्ट एट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस, स्टॉपिंग पोटेंशियल है VO. ओके, अगर ये डिस्टेंस को चेंज कर देते यानी इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये बताओ. इंटेंसिटी को चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है, पहले वो सोचो. अभी जो मैंने टेबल कराया था उसको थोड़ा दिमाग में याद करके देखो. इफ यू चेंज द इंटेंसिटी, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा या नहीं होगा? होगा सर. नो. नहीं होगा. याद करो वो टेबल में क्या था, I फॉर I, याद रखना, करंट, इंटेंसिटी और नंबर, या तो फिर I या फिर IIN या NIN, कुछ भी याद रखो, बट IIN, I फॉर I याद रखना है. ओके, तो इंटेंसिटी चेंज करने से करंट और नंबर ही चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं होता है. सर ग्राफ में तो VO चेंज होता था ना. कहाँ नहीं हुआ था? मतलब देखो जिसका बड़ा था VO ग्राफ, एक मिनट रुको रुको रुको, कहाँ गया ग्राफ, ये रहा. देखो VO चेंज नहीं हो रहा है, इंटेंसिटी चेंज हो गई, करंट चेंज हो गया. अच्छा ओके, फ्रीक्वेंसी मेरे को याद आ रहा. यस, फ्रीक्वेंसी, ये पूरा सीक्वेंस याद रखना. तो उसका आंसर आएगा VO. क्या आंसर होगा? आंसर ऑफ दैट MCQ विल बी VO. देयर विल बी नो चेंज इन द स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है, जितना है उतना का उतना ही रहेगा, इट विल रिमेन VO. चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं MCQ नंबर 9. मैंने बताया 3 के मल्टीपल्स वाले करा रहा हूं अभी. A photon having 8 eV energy, यानी एनर्जी दिया हुआ है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, is incident on a metal surface with a threshold frequency of F is equal to 1.6 into 10 is to 15 hertz. फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी विद विच द फोटो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड. H का वैल्यू, C का वैल्यू और 1 eV का वैल्यू दिया हुआ है. तो करना क्या इस केस में, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी दी है, K फाइंड करना है. अभी बताया था K इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस फाइव. दिस इज द इक्वेशन. तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा, K तो E तो हमको दिया हुआ है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट डायरेक्टली नहीं रख सकते, उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 8 इंटू 1.6 इंटू 10 इज टू माइनस 19 माइनस 5 की वैल्यू, 5 इज HFO, दैट इज द इक्वेशन. H हमको पता है, FO भी दिया हुआ है, दोनों की वैल्यूज रख दो, यू विल गेट सम आंसर. ये जो आंसर होगा वो जूल के टर्म्स में होगा, फिर लास्ट में उसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके देख लेना क्या आंसर आ रहा है. ठीक है, हो जाएगा. कैलकुलेशन या करा दूं कैलकुलेशन? हो जाएगा. हो जाएगा. चलो नेक्स्ट देखते हैं. इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज, यानी P दिया हुआ है 2.2 into 10 is to 4 kg meter per second, what will be its de Broglie wavelength? लैम्बडा फाइंड करना है. इससे इजी न्यूमेरिकल तो हो ही नहीं सकता. लैम्बडा होता है H by P, लैम्बडा इज इक्वल टू H by P. भगवान का दिया सब कुछ हमारे पास है, ये तो इजी भी है. देखो कैलकुलेशन में
6.6 into 10 is to minus 34। ऐसे तो मैं कैलकुलेशन नहीं करता, बढ़िया वाला इजी दिख रहा है इसलिए करा रहा हूँ। हो जाएगा 2.2 into 10 is to 4। तो मजा आ गया कट करने में। क्या आ जाएगा? 3। आंसर हो जाएगा 3 into 10 raised to minus 38 कितना मीटर। फिर ये मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सारे जो आंसर दिए हुए दे आर इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर। देखो मीटर से नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कंफर्म है 10 is to माइनस समथिंग तो आने ही वाला है। ओके, तो ये दो तो हो ही नहीं सकते, प्लस वाले 3 आना कंपल्सरी, तो ये आंसर हो जाएगा, कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। Okay? तो ये था एमसीक्यू नंबर 12। आ गया समझ में? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन हैविंग 100 EV एनर्जी दिया हुआ है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये फाइंड करना। याद रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखे तो उसको तुरंत जूल में कन्वर्ट कर दो। 100 into 1.6 into 10 is to minus 19, ये हो गया जूल में कन्वर्ट। फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करनी है। इक्वेशन क्या होता है? E is equal to HF हो गया तो फिर F is equal to E by H। कल फाइंड क्या आ रहा है? ये भी एकदम इजी है ऐसे तो, बिकॉज ऊपर होगा देखो ये 100 into 1.6 यानी 160 होगा। 160 into 10 is to minus 19 और नीचे होगा 6.6 into 10 is to minus 34। जनरली देखा जाए तो 34 minus 19 कितना होगा? बोलो भाई, 34 minus 19 कितना होगा? बोलो भाई, आंसर तो दो। ये तो इजी पूछ। 24.24 into 10 raised to 15। ओके, पूरा आंसर ही बता दिया। ओके, तो 24 into 10 is to 15 अगर आ रहा है तो फिर ये सेट हो जाएगा ना? हाँ। ओके, दैट विल बी आवर आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे ऐसा होगा, ये जो मैं बता रहा था वो ये था 34 और 19, ऊपर होगा 10 is to 16, सॉरी 10 is to 15 होगा। 15, यस 10 is to 15 होगा। और यहाँ पे जो आ रहा है 160 by 6.6, इसका जो भी आंसर आएगा वो 2 डेसिमल पॉइंट में होगा ना? समझ में आ रहा है? Yes। 160 by 16 ये कुछ भी करो, जैसे मान लो ये 6 ही मान लेते हैं, ठीक है? तो कितना होगा दीदी? 6 यानी 20 के ऊपर कुछ आएगा, ठीक है? 6 2 are 12 और 6 6 are 36, ये मैं 26 ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो 26 into 10 is to 15 अगर 2 पॉइंट कर देता हूँ तो 15 का 16 हो जाएगा। तो 10 is to 16 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बाकी के कैलकुलेशन नहीं करोगे तो भी आंसर मिल जाएगा। चलो अभी आगे देखते हैं। यस, क्वेश्चन ये है, इफ द पार्टिकल मेंशन्ड बिलो मूव्स विद सेम वेलोसिटी, सबकी वेलोसिटी सेम है, v इज सेम, डी ब्रुगली वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी, ये हमको फाइंड करना है। तो देखो जब सबकी वेलोसिटी सेम हो, डी ब्रुगली वेवलेंथ फाइंड करें तो देखो डी ब्रुगली वेवलेंथ का इक्वेशन होता है लैम्डा इज इक्वल टू h by mv। h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, v इज कांस्टेंट बिकॉज़ यहाँ पे सेम बोला हुआ है सबके लिए, तो कैसे लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, सही है ना? तो जिसका मास सबसे कम होगा उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो इन सब में से किसका मास सबसे कम होता है? whose mass is least? अल्फा पार्टिकल। चलो अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन या फिर 4 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो अल्फा पार्टिकल तो सबसे हैवी वाला हो गया। अच्छा हाँ, तो प्रोटॉन। प्रोटॉन दूसरे नंबर पे, मास ऑफ प्रोटॉन, ये दूसरे नंबर पे मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा। क्योंकि मैं सीक्वेंस लिख देता हूँ, सबसे ज्यादा मास होता है अल्फा बीटा पार्टिकल, पार्टिकल।
अल्फा पार्टिकल का होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, फिर आएगा प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास तो mp ही होता है, फिर आएगा सॉरी उसके बाद न्यूट्रॉन आएगा, ठीक है। न्यूट्रॉन थोड़ा सा हैवी होता है प्रोटॉन से, ज्यादा नहीं, इसका मास है मास ऑफ न्यूट्रॉन, फिर आएगा प्रोटॉन, उसका मास है mp, उसके बाद आएगा बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल का मास कितना होता है? सर वो नहीं पता। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के जितना, ठीक है। बीटा पार्टिकल यानी ओके। इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का सब मास सबसे लीस्ट होगा, इसलिए उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो आंसर आएगा बीटा पार्टिकल। तो देखते क्वेश्चन नंबर 21। A particle of mass m kg and charge q coulomb is accelerated through v volt and d Broglie wavelength कितनी होगी इन सब में से? So what will be the answer? ए। चलो ए, अगर ए भी तो सही आंसर है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है। नहीं बी होगा। बी भी सही है, बट बी ही क्यों होगा? सर उसमें वोल्ट दिया है ना। यस वोल्ट दिया हुआ है, तो वोल्ट तो इसमें भी है, इसमें भी है वोल्ट, और चार्ज भी ओके। चार्ज इसमें भी दिया हुआ है। बोलो बोलो। तो इसमें ये तीन दिया, देखो ये तो आएगा नहीं बिकॉज इसमें चार्ज नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये क्यों नहीं होगा, इसमें भी चार्ज नहीं दिया हुआ, तो चार्ज वाले सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे, ठीक है, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। उसमें से बी इसलिए आएगा बिकॉज यहाँ पे 2 आता है, ठीक है, 2 वाला आंसर करेक्ट है। लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय रूट ऑफ 2 mk होता है, ठीक है, फिर k की वैल्यू होती है vq, सो देयरफॉर ये 2 वाला जो होगा दैट इज अवर करेक्ट आंसर। वो जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना उसमें ये लिखा है था मैंने, देखो ये रहा फॉर्मूला, कहाँ गया, ये रहा, देखो ये जो फॉर्मूला है वही पूछ लिया, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय रूट ऑफ 2 mvq, ओके। तो कभी कभी ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेते इस चैप्टर में से। क्वेश्चन नंबर 21। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। The wavelength of de Broglie, the wavelength of de Broglie wave associated with neutron of mass m at absolute temperature T is given by, बताओ de Broglie wavelength क्या होगी इसकी for a neutron? न्यूट्रॉन के पास चार्ज होता है, पहले ये सोचो, न्यूट्रॉन के पास चार्ज होगा? नहीं होगा ना, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल है, तो वो रूट ऑफ 2 mvq वाला फॉर्मूला तो काम नहीं लगने वाला है, पता है मैंने टेम्परेचर के टर्म्स में भी बताया था। लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय रूट ऑफ 2 mk, दिस इज द फॉर्मूला। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज रूट ऑफ 3 kBT by m, याद है मैंने बताया था। दिस इज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सॉरी 3/2 kBT, ये तो वेलोसिटी का इक्वेशन लिख दिया गलती से, k इज इक्वल टू 3/2 kBT। ये वैल्यू में अगर इधर डाल देता हूँ तो क्या मिलेगा, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय रूट ऑफ 2m k यानी 3/2 kBT, 2 कट हो जाएगा, विल गेट h बाय रूट ऑफ 3m kBT, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने kb लिखा हुआ है, बट यहाँ पे उन लोगों ने मेंशन किया हुआ है k इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसलिए मैंने kb लिख दिया, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी और k में फिर कंफ्यूजन होगा।
आ गया समझ में? Threshold wavelength of sodium element lambda is given to be 6800 angstrom. Its work function is, उसका वर्क फंक्शन कितना होगा ये फाइंड करना है, बहुत इजी। ये लैम्बडा 0 दिया हुआ है, ओके, 10⁻⁹ तो दिया हुआ है, ये फाइंड नहीं करना है। फाई का वैल्यू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा ओ। शॉर्टकट ये याद रखना, जब भी h और c आए मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास कैलकुलेटर तो होगा, बट अगर कैलकुलेटर का यूज ना करना हो, यू कैन डायरेक्टली टेक 20 × 10⁻26 और लैम्बडा 0 की वैल्यू है 6800 × 10⁻10, जो भी आएगा इट विल बी इन टर्म्स ऑफ जूल। ओके, तो कर लेना है कैलकुलेट। 2.9 तो हमारे पास दो ऑप्शन है, 2.9 भी है, 3 भी है। ओ तो फिर हमको चेक करना ही पड़ेगा, इसमें एक्यूरेट वैल्यू लेके ही करना कैलकुलेटर से। तो 6.625 और 3, सर 2.9 ही आ रहा है दोनों। 2.9 ही आ रहा है। हाँ। ओके, तो फिर 2.9 ले लेना, जैसे बहुत नजदीक ऑप्शन है 2.78। इन दैट केस यूज द कैलकुलेटर। अगर ऑप्शन बहुत ही दूर हो फिर 20 × 10⁻26 ले सकते हैं। ये MCQ नंबर 30, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी है f इज इक्वल टू 6 × 10⁻14 हर्ट्ज is produced by laser. Each proton has energy. एनर्जी क्या होगी ये फाइंड करना है, बहुत इजी है। E is equal to hf, वैल्यू पुट अप करो, you will get the answer 6.62 × 10⁻34 into 6 × 10⁻14, so 6.625 × 10⁻34 into, अगर 6 × 10⁻14 करते तो लॉजिकली ये होगा 6 × 6 हो जाएगा 36.6 से तो 4 के आसपास हो गया, यानी 40 हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। आंसर कुछ ऐसा होगा 40 × 10⁻−20। ओके, यस, नहीं 40 × 10⁻20 है ये, अब हमको 4 चाहिए ना, तो ये आएगा ना आंसर। अच्छा, तो आंसर विल बी